10 जनवरी शनिवार प्रेक्षागृह दरभंगा ऑडिटोरियम में उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय पटना और जिला प्रशासन दरभंगा के तत्वाधान में फरोगे-ए-उर्दू सेमिनार व मुशायरा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार, उप विकास आयुक्त स्वप्निल, प्रभारी पदाधिकारी जिला उर्दू कोषांग आनंद कुमार, प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, प्राचार्य सीएम कॉलेज दरभंगा, प्रोफेसर फैज अहमद, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी दरभंगा, डॉक्टर मंजर सुलेमान के द्वारा शमा रोशन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला उर्दू नामा का विमोचन किया गया। जिलाधिकारी ने उर्दू भाषा के विकास के लिए उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार द्वारा आयोजित कार्यशाला सह मुशायरा कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए सभी उर्दू प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय के निर्देशानुसार जिला उर्दू भाषा कोषांग दरभंगा समाहरणालय के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फरोगे उर्दू सेमिनार, जिला स्तरीय कार्यशाला और मुशायरे का भव्य आयोजन किया गया है। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि उर्दू भाषा की उस जीवंत परंपरा का उत्सव है जो प्रेम, सौहार्द और मानवीय संवेदनाओं को शब्दों की मिठास में परोती है। उर्दू बिहार सरकार की द्वितीय राजभाषा होने के साथ साथ हमारी साझा तहजीब की मधुर अभिव्यक्ति भी है। इसकी भाषा में शालीनता है, लहजे में मिठास है और भाव में अपनापन है। इसी कारण उर्दू ने सदियों से लोगों के दिल को जोड़े रखा है। इसके विकास और संरक्षण के लिए बिहार सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है और जिला उर्दू भाषा कोषांग के माध्यम से प्रत्येक जिले में उर्दू भाषा के उत्थान के लिए निरंतर और सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। दरभंगा जिला ऐतिहासिक रूप से उर्दू अदब, शायरी और तहजीब का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जहां उर्दू से प्रेम करने वालों की एक बड़ी संख्या जो इस भाषा को केवल बोलते ही नहीं बल्कि अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा की मिठास, उसकी लोकप्रियता और उसकी व्यापक स्वीकार्यता को प्रसिद्ध शायर दाग देहलवी ने इन शब्दों में अत्यंत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आज के इस गरिमामय अवसर पर उपस्थित सभी उर्दू शिक्षकों, विद्वानों और कवियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और यह आशा करता हूं कि आयोजन उर्दू भाषा के प्रचार, प्रसार और विकास की दिशा में एक सशक्त और प्रेरणादायक कदम सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि जो उर्दू भाषा में अभिरुचि रखते हैं वे आगे बढ़ाने का काम करें। कार्यशाला में नई पीढ़ी के एक से एक विद्वान अपनी कला का प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार इस बात पर गर्व कर सकता है कि उर्दू यहाँ की द्वितीय राजभाषा है और दरभंगा इस बात पर गर्व कर सकता है कि यहाँ उसके चाहने वाले बहुत हैं। उर्दू के विशिष्ट विद्वानों के व्याख्यान, उर्दू डेलीगेट्स का व्याख्यान, उर्दू भाषा के अन्य विद्वानों का व्याख्यान और छात्र छात्राओं ने प्रस्तुति की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मोहम्मद जसीमुद्दीन, उर्दू अनुवादक, जिला उर्दू भाषा कोषांग द्वारा किया गया। आर्ट एंड गैलरी, प्रेक्षागृह दरभंगा ऑडिटोरियम से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। विभाग के द्वारा हर वर्ष उर्दू मुशायरा का आयोजन किया जाता है और आज सेमिनार का आयोजन हुआ है प्रेक्षागृह में। यहाँ सभी उर्दू भाषी लोग और जो उर्दू से प्रेम करते हैं सभी का एक यहाँ पे सेमिनार हो रहा है और भाषा को आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके संबंध में फिर चर्चा हो रही है और ये पूरे दिन कार्यक्रम चलेगा। इसमें वाद विवाद प्रतियोगिता और कुछ सब अपना वक्तव्य रखेंगे। अच्छा, पहले उर्दू हमारी द्वितीय राष्ट्रीय भाषा है, राज्यभाषा है और हम लोग इससे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मंडल सचिवालय विभाग के तत्वावधान आज इस प्रेक्षागृह में फरोगे उर्दू सेमिनार कार्यशाला मुशायरा कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी जनाब प्रिंसिपल CM आर्ट्स कॉलेज, जनाब अब्दुल हई साहब, जनाब मंजर सुलेमान, फैज अहमद मानू के प्रिंसिपल हैं, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभावगण, सभी उर्दू अमलागण, सभी यहाँ श्रोतागण, यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, सभी का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हर वर्ष की भांति मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा उर्दू निदेशालय जो है उसके निर्देशानुसार जिला उर्दू भाषा कोषांग दरभंगा के तत्वावधान हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फरोगे उर्दू सेमिनार, जिला स्तरीय कार्यशाला और मुशायरे का भव्य आयोजन किया गया है। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि उर्दू भाषा की उस जीवंत परंपरा का उत्सव है जो प्रेम, सौहार्द और मानवीय संवेदनाओं
के शब्दों को मिठास को पिरोती है। उर्दू बिहार सरकार की द्वितीय राजभाषा होने के साथ साथ हमारी साझा तहजीब की मधुर अभिव्यक्ति भी है। इसकी भाषा में शालीनता है, लहजे में मिठास है और भावों में अपनापन है। इसी कारण उर्दू ने सदियों से लोगों के दिलों में जोड़े रखा है। इसके विकास एवं संरक्षण के लिए बिहार सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है और जिला उर्दू भाषा कोषांग के माध्यम से प्रत्येक जिले में उर्दू भाषा के उत्थान हेतु निरंतर और सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। दरभंगा जिला ऐतिहासिक रूप से उर्दू अदब, शायरी और तहजीब का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ उर्दू से प्रेम करने वालों की एक बड़ी संख्या है, जिस भाषा को न केवल बोलते ही नहीं बल्कि अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। उर्दू भाषा की मिठास, उसकी लोकप्रियता और उसकी व्यापक स्वीकार्यता को प्रसिद्ध शायर दाग देहलवी ने इन शब्दों में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जमा की है। अभी जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी ने बताया कि भाषा अगर नहीं रहेगी तो हमारी संस्कृति सभ्यता भी खत्म हो जाएगी और उर्दू जबान जो है हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखा हुआ है। आज एक मोहतरमा ने काफी अच्छा से अभी उर्दू के बारे में बताया, काफी कर्णप्रिय लग रहा था, उनके भाव को मैं सुन रहा था। न एक हिंदू का भाषा है न मुसलमान का भाषा है, ये हमारे हिंदुस्तान का भाषा है। इसलिए उर्दू को किसी मजहबी रंग से नहीं देखा जा सकता, ये सभी दिलों को जोड़ती है। और मैं उर्दू तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन जितने टाइम अभी संचालक महोदय उर्दू में संचालन कर रहे थे, इतना कर्णप्रिय लग रहा था मैं सुनते ही जाऊँ। समय का अभाव नहीं रहता तो मैं दिन भर यहाँ रहता, मुशायरा सुनता और जो सेमिनार होता और जो वाद विवाद प्रतियोगिता होता सब मैं सुनता। लेकिन समय का एक दिक्कत है, इससे हम नहीं ज्यादा रुक पाएंगे। लेकिन ये जुबान इस तरह के कार्यक्रम, मेरा ये 9वां साल है और हर साल जिस भी जिले में रहा हूँ इस कार्यक्रम में मैंने तशरीफ रखा है, विदाउट एनी किसी भी गैप किए हुए हर साल मैंने किया है इसमें तशरीफ। और आज भी जब जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी ने मुझे दावत दिया तो मैंने सहज स्वीकार किया। मुझे लग ही रहा था कि इस प्रोग्राम 8 महीने में हो गया, अभी तो नहीं हुआ है, कब होगा। तो मैंने बताया तो मुझे अच्छा लगा और मैं इसमें समय की पाबंदियों के बावजूद यहाँ आने को इच्छुक हुआ, यहाँ पे आया हूँ। इसके लिए हम अल्पसंख्यक पदाधिकारी को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी जो यहाँ पे अभी जितने गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, जो उर्दू के महान विश्लेषक हैं और उर्दू के काफी प्रकार विद्वान हैं, आप लोग के समक्ष रहेंगे और अपनी वक्तव्य को बोलेंगे, बताएंगे आप लोग के बीच। बस यही कहेंगे कि ये सब इस तरह का आयोजन केवल एक दिवसीय आयोजन न रह जाए। हम लोग केवल एक दिन किसी दिन साल में एक दिन हम लोग चिन्हित करते हैं, उस दिन इस तरह का कार्यक्रम होता है, उसके बाद सब लोग अपने काम में लग जाते हैं और धीरे धीरे भाषा का जो स्वरूप है सीमित होता जा रहा है, सीमित वक्ताएं बचते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि भाषा खत्म हो जाए, हमारी संस्कृति सभ्यता खत्म हो जाए। भाषा जीवित है तभी संस्कृति सभ्यता जीवित रहेगा। तो यही मैं कहूंगा कि इसको एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं, इसको इस तरह के कार्यक्रम तो जिला स्तरीय होता है, जिला मंत्रिमंडल सचिवालय का तत्वावधान होता है, लेकिन जो यहाँ पे महानुभाव बैठे हो, इस तरह की गोष्ठी, इस तरह का जलसा जो है रेगुलर हर महीने अंतराल पे किया जाए ताकि इसकी प्राथमिकता बनी रहे और इस तरह कार्यक्रम हो तो लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी रहेगा। वरना आज के जमाने में जब पूरा हाईली टेक्निकल जमाना हो रहा है, लोग आगे AI का जमाना हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, लोग टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो धीरे धीरे ये फिर खत्म होती जाएगा। इसलिए इस तरह का मुशायरा, इस तरह का जलसा हम समझते हैं कि सभी महानुभाव बैठे हैं। हमें विभाग को सजेशन देंगे कि कम से कम साल में 2 बार कराया जाए इस तरह का। और लेकिन वो तो एक सजेशन रहेगा, हम सुझाव देंगे, कितना अमल होता है वो तो ऊपर पे डिपेंड करता है। लेकिन इंटरनली आप लोग को हर महीने इस तरह का करना चाहिए, यही मैं कहूंगा, यही मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग को।
आज के इस धर्ममय अवसर पर उपस्थित सभी उर्दू शिक्षकों, विद्वानों और कवियों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और यह आशा करता हूं कि यह आयोजन उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार और विकास की दिशा में एक सशक्त और प्रेरणादायक कदम सिद्ध होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सनद पेश करती है कि उर्दू के लिए अगर रोशनी जलाई जाए, समा रोशन हो, तो परवाने दीवाने किस तरह टूट पड़ते हैं और उनके दिलों से किस तरह हौसला अफजा के अल्फाज हमारी कानों तक पहुंचते हैं। शर्त यह है कि उर्दू आबादी इस चीजों को संजीदगी से समझने की कोशिश करे कि जिला कलेक्टर साहब हमारे, जिनका ताल्लुक IIT खड़गपुर से है, उन्होंने साइंस और तकनीक पढ़ा, लेकिन हिंदुस्तान की चाशनी, हिंदुस्तान की तहजीब और तमद्दुन की रोशनी उनकी आंखों को किस तरह खैरा कर चुकी है कि वो जब हमारे नाजी में जलसा जसीमुद्दीन साहब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कान प्रिय, यानी कानों में रस घोल रही है। डीएम साहब, आपके तई मैं इज़हार तशक्कुर पर पेश करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप के अल्फाज पूरे जिला की आबादी के लिए एक हौसला अफजा है। आपने काबीना की तरफ से आनंद कुमार साहब के जलसे की सिर्फ तारीफ नहीं की है, बल्कि पूरे जिला के लोगों के लिए एक हौसला अफजा को रास्ता हमवार किया है। जाहिर सी बात है कि जब हमारे जिला के सबसे आला हुकाम ये हिदायत दे रहे हैं कि ये प्रोग्राम हर महीना होनी चाहिए, हम उसकी आप सिफारिश करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप उर्दू आबादी की ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है कि डीएम साहब ने जो फरमान जारी किया अपने ऑफिशियल को, उसको आनंद साहब जब भी बुलाए आपको तो आप उनको लब्बैक कहिए। डीएम साहब, हिंदुस्तान जिस तरह पूरी दुनिया में आज विकास के क्षेत्र में, अपनी पौराणिक गाथाओं के क्षेत्र में हमारी जो व्यवस्था रही है, परातंत्र की जननी के रूप में पताका फहराता रहा विश्व में, उसी तरह जिस तरह से बहुभाषी क्षेत्र है, ये बहुसांस्कृतिक है, उसी तरह से भाषाई आधार पर भी ये पूरी दुनिया का एक अनोखा मुल्क है। खास करके हिंदुस्तान में आज की तारीख में भी 1600 बोलियां बोली जाती हैं। जो सरकारी दर्शगाह है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें उर्दू की क्या सूरत हाल है, उसके दर्स तदरीस की क्या सूरत हाल है, और खासकर जो डिजिटल इंडिया है या जो डिजिटल पीरियड है, जो कि कहीं ना कहीं से वक्त की अहम जरूरत है, ऐसे हालात में उर्दू कहाँ तक कामयाब है और आगे उसको किस तरह के मसाइल हैं और उसका क्या मुमकिन हल है। तो यकीनी तौर पे ये जो उन्वान है ये अपने आप में काफी अहम है और इसके ताल्लुक से दो चार चीज मैं बयान करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि देखिए, उर्दू की पैदाइश हिंदुस्तान में और ये हिंदुस्तान की खालिस जबान है और उर्दू सबसे ज्यादा दूसरी बोली जाने वाली जबान हिंदुस्तान में है और ये वाहिद जबान है जो ऐसी जबान है जिसको बोलने वाले दूसरी जबान ज्यादा बोलते हैं। ऐसी जबान जिसमें आप उर्दू बोलते हैं, साथ साथ किसी और जबान पर भी आपको महारत है। ये जो उर्दू है, ये इसको ही इसका सिला जाता है कि ये ऐसे लोग इसमें ज्यादा है। अदब और तहजीब को आगे बढ़ाने की एक सशक्त प्रयास है। उर्दू वह भाषा है जिसने मोहब्बत, इंसानियत, भाईचारे को शब्द दिए हैं। उर्दू शायरी ने हमें सिखाया है कि अल्फाज सिर्फ
बोल नहीं होते हैं बल्कि एहसास और जज्बात की आवाज होते हैं। हमारा उद्देश्य है कि उर्दू केवल किताबों तक सीमित न रहे बल्कि नई पीढ़ी की जुबान, कलम और सोच का हिस्सा बने। जब तक भाषा जिंदा रहती है तब तक संस्कृति और इतिहास भी जिंदा रहते हैं। अंत में मैं सभी अतिथियों, शायरों, शिक्षाविद, श्रोताओं का दिल से धन्यवाद एक शायरी के साथ करता हूँ। उर्दू है मोहब्बत की जुबान, एहसासों की पहचान, हर लफ्ज में तहजीब बसी, हर बात में है जान। मिट जाए जमाने की सीढ़ियां, न मिट पाए ये निशान, उर्दू रहेगी जिंदा हमेशा, दिलों की अमानत जान। शुक्रिया, धन्यवाद। उर्दू गजल हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाब अनंत कुमार सर का कि उन्होंने इस पुरवकार महफिल में दानिशवरान चाहत जगाने वाली प्यारी ज़बान है भारत की धड़कनों से निकली हुई सदा है, भारत की धड़कनों से निकली हुई सदा है, भारत पे छाने वाली प्यारी ज़बान है उर्दू। हिंदू है ना मुसलमान, ये भारतीय ज़बान है। हिंदू है ना मुसलमान, ये भारतीय ज़बान है, हर दिल से आने वाली प्यारी ज़बान है उर्दू। उर्दू के हम दीवाने, उर्दू ही बोलते हैं, उर्दू के हम दीवाने, उर्दू ही बोलते हैं, दिल में समाने वाली प्यारी ज़बान है उर्दू। उर्दू ज़बान से क्यों करते हो तुम अदा, प्यारी ज़बान है उर्दू। उर्दू मिटा सकोगे दिल से न इसी ज़मीं से महकते गुलाब पैदा कर, तू इनक़िलाब किया मैं का इंतज़ार न कर, तू इनक़िलाब किया मैं का इंतज़ार न कर, जो हो सके जो हो सके तो खुद ही इनक़िलाब पे। दरभंगा शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और सड़क जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से शनिवार 10 जनवरी को व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह अभियान ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार के नेतृत्व में दरभंगा नगर निगम के पदाधिकारी, कर्मी, पुलिस बल और यातायात पुलिस के सहयोग से संचालित किया गया। अभियान के तहत दरभंगा जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय रोड से लेकर लहरियासराय टावर चौक, लोहिया चौक और सैद नगर तक मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। सड़क किनारे ठेला लगाकर, फुटपाथ पर दुकान सजाकर या सड़क के हिस्से पर अस्थायी रूप से व्यवसाय करने वाले लोगों के कारण आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जिससे आम नागरिकों, विद्यार्थियों, मरीजों और आपातकालीन सेवाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अभियान के दौरान
कई ठेला चालकों और दुकानदारों को मौके पर ही हटाया गया। कुछ लोगों को अवैध रूप से रखे गए सामान को जब्त कर नगर निगम के वाहनों के माध्यम से ले जाया गया। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण के मामलों में कई लोग पर जुर्माना भी लगाया गया और उन्हें विधिवत रसीद प्रदान की गई। प्रशासन की ओर से स्पष्ट चेतावनी दी गई कि भविष्य में यदि दोबारा अतिक्रमण करते हुए पकड़े गए तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार ने बीटीएन न्यूज को बताया कि सड़क पर अतिक्रमण न केवल यातायात में बाधा उत्पन्न करता है बल्कि दुर्घटनाओं का भी बड़ा कारण बनता है। इसलिए शहर में नियमित रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध अतिक्रमण से संबंधित नियम व प्रावधान नगर निगम अधिनियम एवं यातायात नियमों के अनुसार किसी भी सार्वजनिक सड़क पर, फुटपाथ, नाला या सरकारी भूमि पर बिना अनुमति अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है। सड़क पर ठेला, खोमचा, दुकान या सामग्री रखकर यातायात बाधित करना मोटर वाहन अधिनियम और नगर निकाय नियमों का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे मामलों में प्रशासन को अतिक्रमण हटाने, सामान जब्त करने और जुर्माना लगाने का अधिकार प्राप्त है। बार बार उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि स्वेच्छा से सड़क और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त रखे ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और सभी नागरिक सुरक्षित और सुगम आवागमन का लाभ उठा सके। साथ ही अभी चेतावनी दी गई कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। किसका कमला है? उसको गाड़ी नहीं है आप लोग का? जो है अभियान चलाया गया है, सड़क किनारे अतिक्रमण हटाया गया है, किस तरह से ये सब किया गया है? अतिक्रमण हटाने का जो कार्रवाई है वो रेगुलर चल रहा है। उसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है, धावा दल बनाया गया है, जिसमें ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, नगर निगम के पदाधिकारी और इनफ फोर्स का डिप्यूटेशन किया गया है। बड़े पदाधिकारी जो है वो भी समय समय पर इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे हम भी समय समय पर आते हैं और लोगों को जो भी है बताना रहता है, बताते हैं, समझाते हैं, उसका अनुरोध करते हैं। उसके बाद नहीं मानता है तो फिर हम लोग फाइन वगैरह करके नगर निगम के माध्यम से फिर जब्ती का कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी यही है कि अधिकांश जगह से जो अतिक्रमण है वो हट गया है, लेकिन बीच में फिर भी कभी कभी लग जाता है। इसके लिए हम लोग लगातार निगरानी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कार्रवाई जारी है, आगे भी जारी रहेगी। कहाँ से कहाँ तक ये हटाया गया अतिक्रमण? आज जैसे अभी हम लोग जो लहरिया सा टावर है उससे जो ऑफिस है, हमारे डीएम सर का ऑफिस है, एसपी का ऑफिस है और ऑफिस है, उसके सामने वाला जो रोड है उसमें पूरी तरह से हम लोग हटाए हैं। साथ ही साथ जो लोहिया चौक है, लोहिया चौक से लहरिया सा टावर है, इसके बीच में भी पूरा तरह से इसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन होम है, ऑब्जर्वेशन होम से लेके लोहिया चौक से फिर जो आपका पोलो मैदान का गेट है उसके तरफ भी चारों तरफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें यही है कि जो जगह है वो हम लोग इधर दिए हैं, जो लोहिया चौक है, लोहिया चौक से जो ऑब्जर्वेशन हमें उसके बीच में जगह दिए हैं ऑटो को कि वहाँ से वो लोग पिकअप करें और ड्रॉप करें पैसेंजर्स को। और साथ ही साथ इसको नो वेंडिंग जोन है, इसमें किसी भी तरह का वेंडिंग जो है नहीं लगेगा। ये कार्रवाई चल रही है, आगे भी चलेगी। कुछ लोगों का सामान भी जब्त किया गया है, फाइन भी किया गया नगर है। निगम को निर्देशित किया गया है कि जो भी सामान नहीं हटाते हैं या बार बार इसको ऑफिस को करते हैं तो उसका सामान भी जब्त करें। कुछ लोगों पे फाइन भी किया गया है सर। हाँ, उनको निर्देशित किया गया है, उनको फाइन करने का अधिकार है, उसको फाइन भी कर रहे हैं। आगे किस तरह से ये कार्रवाई चलती ये है? आगे और भी सख्त होगा, जैसे ही लोग नहीं मानेंगे तो उस पर कार्रवाई धीरे धीरे सख्त होता जाएगा कि अतिक्रमण मुक्त होगा शहर, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। जो लोग सड़क किनारे अवैध रूप से दुकान लगाते हैं, क्या उसके कहना विरुद्ध भी चाहिए? कार्रवाई की जा रही है। अभी निर्देशित किए हैं कि जो भी दुकान को बढ़ा के लगाता है, आगे बढ़ा के लगाता है, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है। कई लोगों को समझाकर छोड़ दिया गया कि आगे शुरू में हम लोग समझाते हैं, प्रोसेसिव एक्शन लेते हैं, उस पर अवेयर करते हैं कि ऐसा नहीं करना है। इसके बाद भी यदि वो ऐसा करते हैं तो फिर जो प्यूनिटिव एक्शन है वो हम लोग करेंगे। इस रोड में नहीं लगना चाहिए, हम लोग हटवा देते हैं ट्रैफिक वाले आके, और जो टीम बनाया है। आप लोग जब गश्ती करते हैं तो क्यों नहीं हटवाते हैं? जब नगर निगम वाले हैं ना, उनसे कॉन्टेक्ट करके उनको जब्त करवा दीजिए, चाहे वो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, किसी भी समय उसको जब्त करवा दीजिए। नहीं, 6 बार क्या, उसको जब्त करना है, समझिए। नगर निगम वाले आप ही ना है, आदम जब्त कर लेना है। फोर्स का जरूरत पड़ेगा, हमारे यहाँ फोर्स आता है, मजिस्ट्रेट साहब ये है ना। हाँ तो ठीक है, तो करेंगे तो आप ही ना जब, ये रहते ही है। फोर्स का जरूरत है, फोर्स इनफ है, हमारे यहाँ फोर्स आता है, और जरूरत पड़ेगा थाना से दे देंगे, लेकिन ये लगना नहीं चाहिए। क्लियर है? इधर अभी जाएंगे, इधर देखिए तो इधर ऐसा जब कीजिए
ठेला रखने गया है ये चाय वाला रहता है कमर्शियल नहीं ना है, डोमेस्टिक होगा। घर का इसको जब बोला जा रहा है तो क्यों लगा रहा है यहाँ पर? कहाँ गया? ठेला लेके भागा है, ठेला लेके भागा है, उसको जब्त किया जाता। अरे रोज रोज 10 बार बोल चुके हैं, आप लोग बोल रहे छोड़ दीजिए। क्या छोड़ देंगे भाई? धर्मशाला है क्या? इसको उठाया था नहीं, इसको उठा 10 बार बोल चुके हैं। आज के बाद नहीं रहना, आज नहीं लगा, आज नहीं, अब भी उठेगा। अरे गया कहाँ इसको? अरे तू भी लोग उठा के ले जा, तू ऐसे नाम बोलो, क्या नाम बोलो? मोहम्मद इदरीस। सामान सब अंदर रखा। आज क्या तारीख है? आज 10 तारीख। 10 तारीख है। बोले बादाम फुला के चला खा के निकले, याद रहो तो सब पूजा पाठ करके आवे नहीं करे अनिल भाई सखी हाँ चलान का हाँ कहाँ गया? चलान लो, चलान लो भाई का फोटो शनिवार को दरभंगा परिसर लहरेसराय में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सहजाले विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीवेश कुमार द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, उद्देश्यों और इसके व्यापक प्रभावों पर विस्तार से जानकारी दी। विधायक जीवेश कुमार ने कहा कि अधिनियम ग्रामीण भारत की रोजगार नीति में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी परिवर्तन है। इसके माध्यम से ग्रामीण परिवारों को अब प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों की कानूनी मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान की गई है, जिससे गरीब, श्रमिक और वंचित वर्ग के परिवारों की आय, सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होगी। उन्होंने इसे विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन की दिशा में एक ठोस और निर्णायक कदम बताया। जीवेश कुमार ने बताया कि यह अधिनियम केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे टिकाऊ और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत जल संरक्षण, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से संबंधित संरचनाएं और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी गई है, ताकि रोजगार के साथ साथ गांवों का दीर्घकालीन विकास भी सुनिश्चित हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि नई व्यवस्था में ग्राम सभा और पंचायतों की भूमिका को और अधिक सशक्त किया गया है। योजना निर्माण की शक्ति ग्राम सभा और पंचायतों के पास रहेगी और योजनाओं नीचे से ऊपर तैयार होंगी। साथ ही इन योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म और पीएम गति शक्ति जैसे ढांचों से जोड़ा जाएगा, जिससे संसाधनों का बेहतर संवहन और दुरुपयोग पर रोक लगेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस अधिनियम में पारदर्शिता और जवाबदेही को कानूनी रूप से मजबूत किया गया है। बायोमेट्रिक सत्यापन, जियो टैगिंग, रियल टाइम डैशबोर्ड, अनिवार्य सोशल ऑडिट और समयबद्ध और साप्ताहिक मजदूरी भुगतान जैसे प्रावधानों से भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण होगा और मजदूरों को समय पर उनका अधिकार मिलेगा। यदि मजदूरी भुगतान में देरी होती है तो मुआवजे का स्पष्ट प्रावधान भी किया गया है। विधायक जीवेश कुमार ने विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अधिनियम मजदूरों के अधिकारों को कमजोर नहीं करता, बल्कि उन्हें और अधिक मजबूत कानूनी संरक्षण देता है। बेरोजगारी भत्ता, शिकायत निवारण की सशक्त प्रणाली और प्रशासनिक क्षमता को 6% से बढ़ाकर 9% तक किए जाने जैसे प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद तक पहुंचे। अंत में उन्होंने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 बिहार सहित पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसंरचना, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को नई गति देगा। यह अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाकर विकसित भारत की यात्रा में एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में
केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, हायाघाट के विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, जिला प्रभारी उमेश कुशवाहा, भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना, जनता दल यू जिला उपाध्यक्ष चंदन जायसवाल, प्रदीप महतो, लोजपा आर जिला अध्यक्ष देवेंद्र झा, हम जिला अध्यक्ष मनोज सदा, जिला महामंत्री संतोष पुद्दार, सुजीत मालिक, विजय चौधरी, जिला उपाध्यक्ष राजेश रंजन, अभ्यानंद झा, विकास चौधरी, श्रवण कुमार मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी मुकुंद चौधरी, सुंदरलाल चौधरी, ओम प्रकाश सिंह, अमरनाथ सिंह, चंदन सिंह, विनोद सानी सहित एनडीए गठबंधन के अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे। बड़ी सदन लहरिया दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव प्रदीप महतो जी आए हैं। आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधु मकर संक्रांति से पूर्व जी राम जी विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन को लेकर के यहाँ बैठे हैं। जिस प्रकार से जी राम जी को लेकर के विपक्ष के साथियों ने जिस प्रकार हंगामा बरपाने का काम किया, इसकी तथ्यों में बगैर गए हुए, इसकी गहराइयों को बगैर समझे हुए संसद का जिस प्रकार का चित्र बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के साथियों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने किया, उन विषयों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से आम जन तक पहुंचाना और साथ ही साथ जी राम जी के तथ्यात्मक पहलुओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक ले जाना कि किस प्रकार इस योजना को केंद्र की सरकार ने जनहित में, गरीबों के हित में और जो विकसित भारत 2047 का संकल्प है उसको देखते हुए बनाने का काम किया है। आप सभी लोगों को याद होगा कि कांग्रेस के साथी ने, इंडिया अलायंस के लोगों ने कहा कि योजना का नाम बदलने पर बहुत हल्ला हंगामा किया। सभी मित्रों को मालूम होगा कि ये योजना आज की नहीं है। जब देश में अकाल पड़ा था, एक बार अंग्रेजी शासन के समय रोजगार सृजन की कुछ व्यवस्था की गई थी और उसी व्यवस्था को आगे जब देश के अंदर हमको स्वतंत्रता मिली तो कई नाम से यह योजना चलता हुआ आ रहा था और 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा गांधी ने इसको सारी योजनाओं को जमा करके एक योजना के नाम से, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से इसको चलाने का काम किया। आप सभी लोगों को पता होगा कि बीच के कालखंड में उसी योजना को एनडीए की सरकार, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भी संचालित किया। 2004 में जब एनडीए की सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई तो नरेगा नाम से उस योजना का नामकरण नरेगा हो गया और अगले ही साल 2005 में उसका नाम बदल करके मनरेगा हो गया। और आज जब उस योजना को गरीबों के हित में कानून बनाने का काम एनडीए की सरकार ने किया तो मेरे समझ में नहीं आया कि विपक्ष के साथियों ने लोकसभा के अंदर इतना हंगामा क्यों बरपाया। मुझे लगता है कि इनको राम के नाम से ही कहीं तकलीफ है, क्योंकि योजना के नाम में जी राम जी आ गया तो राम के नाम से पता नहीं इनको चिढ़ क्यों है। जिस महात्मा गांधी की ये वकालत कर रहे थे वो महात्मा गांधी तो राम नाम में हमेशा लगे रहते थे और राम को पतित पावन बताने का काम महात्मा गांधी जी ने किया और जीवन के अंतिम क्षण में भी ऐसा उद्धृत है कि उनके मुंह से आखिरी शब्द हे राम निकला। तो जब योजना का नाम जी राम जी हो गया तो इंडिया अलायंस के लोगों को का कलेजा क्यों फटने लगा। योजना की वास्तविकता मैं एकदम करबद्ध विनती करने आया हूं। यह प्रेस वार्ता हो सकती है लेकिन मैं समाज के बुद्धिजीवियों से, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मैं आज अपने पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से दूत बनकर करबद्ध प्रार्थना करने भी आया हूं कि इसके मूल तथ्य को आपके अखबार, आपके चैनल के माध्यम से केंद्र की सरकार ने इसको गरीबों के हित में कितना मजबूत किया है, ये समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाए। इसके लिए मैं खास तौर से आप सभी को यहाँ प्रेस वार्ता में बुलाया और आपका अभिनंदन करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो योजना है ये अब कानून है। ये कानूनी तौर पर
मजदूरों को 125 दिन की रोजगार गारंटी देती है ये योजना कानूनी तौर पर। और जहां तक नाम बदलने का, नाम एक मुद्दा था कि नाम बदल दिया, नाम तो इंदिरा गांधी ने बदला, नाम तो कांग्रेस ने 2 बार बदला। और इस देश में आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि 600 से अधिक संस्था, 600 सारे संस्था, रोजगार, पुरस्कार सब मिला लीजिएगा तो 600 से अधिक रोजगार, संस्था, पुरस्कार अकेले नेहरू परिवार के नाम पर है। हम लोग गांधी परिवार उनको बोलते हैं, ओरिजिनल नेहरू परिवार के नाम पर है, गांधी जी के नाम पर है, लेकिन अकेले गांधी परिवार कह लीजिए उनके नाम पर है। तो जब खेल रत्न राजीव गांधी के नाम पर दिया जा सकता है, जिन्होंने कभी कुछ खेला ही नहीं जीवन में सिवा पॉलिटिक्स के, कुछ खेला नहीं, और उनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है, तो जब गरीबों के हित में किसी योजना को बदल करके उसको मजबूत बनाने का सरकार निर्णय लिया, तो मुझे समझ में नहीं आया कि इंडी अलायंस ने इस प्रकार की है तौबा क्यों मचाई। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है आप सभी लोगों को कि सरकार ने VBG राम जी के माध्यम से इस देश के गरीबों को 125 दिन की काम की गारंटी दिया है। ये अब कोई कोरा वादा नहीं है, ये चुनाव के अंदर कही गई कोई बात नहीं है, बल्कि ये सदन के अंदर बनाया गया कानून है, जिस कानून पर भारत के महामहिम ने, भारत के राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है। और यह VBG राम जी कानून के तौर पर इस देश में काम करेगा और 125 दिन की गारंटी, काम की गारंटी सुनिश्चित करता हुआ करेगा। यह गरीबों के लिए रोजगार सुनिश्चित करेगा। साथ ही साथ मित्रों कि अगर उनको 7 दिन में पेमेंट भुगतान की व्यवस्था इसमें की गई, 7 दिन में अगर पेमेंट भुगतान नहीं हुआ, 15 दिन का समय सीमा दिया गया है। 15 दिन के समय सीमा के बाद उनको भुगतान का मुआवजा भी मिलेगा। अगर रोजगार 125 दिन का नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता का सख्ती से प्रबंध किया गया है। कांग्रेस पार्टी को गरीबों से कोई तकलीफ है क्या? अगर गरीबों को बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगी, 125 दिन अगर काम नहीं मिलेगा और कानून उसके हित में अगर उसको बेरोजगारी भत्ता देने की बात करता है तो गरीबों से कोई तकलीफ है क्या? ये बात निश्चित रूप से नीचे तक जानी चाहिए कि आखिर इस कानून का विरोध क्यों, जब ये कानून गरीब के हित में है। 100 दिन को बढ़ाकर 125 दिन की काम की गारंटी देता है, साथ ही साथ हफ्ते दिन में भुगतान की गारंटी देता है, 15 दिन के बाद मुआवजा की गारंटी देता है और साथ ही साथ काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता की गारंटी देता है। तो क्या आप गरीबों के घर पैसे जाएं? कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है क्या? और यही कारण है कि कांग्रेस की इन्हीं नीतियों के कारण 2011-12 में इस देश के अंदर लगभग 25% लोग गरीबी रेखा के नीचे था और आज 11 साल के एनडीए की कठोर परिश्रम के बाद देश में 4.6% लोग गरीबी रेखा के लगभग नीचे हैं, जिसको बहुत जल्द गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए एनडीए की सरकार काम कर रही है। और जरा जानिए कि ये तो गरीबों के हित संधारण की बात हुई। जो मजदूर है उसके श्रम को संधारित करते हुए उचित मुआवजा की बात इस रोजगार योजना से सरकार ने किया, ससमय पैसे पहुंचने की बात सरकार ने किया। साथ ही साथ यहाँ बैठे सभी मित्रों को पता है, हम लोग गांव से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं और सब लोगों को मालूम है कि मनरेगा में होता क्या था। कई बार जो योजना हो गई, काम बना कर देना है, इसलिए उसी काम को दोबारा करने की योजना खुल जाती थी। समय सीमा निर्धारित है, कई बार उसके अंदर वो योजना खुल जाती थी। मनरेगा मतलब भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। ब्लॉक के अंदर, पंचायत के अंदर उस पर उसको योजना बनाई है कि 2047 तक जो विकसित भारत का संकल्प है, इसीलिए इस योजना में विकसित भारत जोड़ा गया। ये विकसित भारत के सहयोग के तौर पर ये योजना काम करेगी। विकसित भारत में ग्रामीण विकसित गांव बनाने के लिए योजना काम करेगी। और गांव का जो ग्राम सभा है, कांग्रेस के लोगों ने क्या क्या भ्रम फैलाया
कि इसमें ग्राम पंचायत का पूरा अधिकार छीन लिया जाएगा। ग्राम पंचायत को और मजबूत किया गया है। आम सभा ही कार्य का निर्धारण करेगा और ग्राम पंचायत ही अपनी कार्य योजना बना करके जिला जिला से राज्य को देगी, या केंद्र अपनी कोई योजना बना करके ये नीचे के स्तर पर नहीं देगा। केवल इसमें 4 प्रमुख बातों का ध्यान रखा गया है। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों से हम लोग दरभंगा की अगर केवल बात कर लें तो दरभंगा जिला में भी जल संकट का समस्या आया। इस योजना में जल संचय के लिए काम करने को प्रमुख निश्चय के साथ जोड़ा गया है कि हम जल संरक्षण कैसे करेंगे, जल संचय पर हम राशि व्यय करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था इसके अंदर की गई है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गांव के अंदर छोटे छोटे काम है, जिससे गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ होगा, गांव सुंदर होगा, गांव विकसित होगा, इस तरह के काम को इसमें जोड़ना अनिवार्य किया गया है। अब इस तरह का बंधन पहले हम लोग गांव में देखते थे, मुखिया जी केवल माटी भरने में और माटी के काम में लगे हुए हैं मनरेगा के माध्यम से। जहां मिट्टी डालना है वहां भी डाल रहे हैं, जहां नहीं डालना है वहां भी डाल रहे हैं। कई बार गांव के लोग इसमें आपत्ति करते थे। इन पर एक प्रतिबंध लगाते हुए गांव के लोग मिलकर ग्राम सभा में तय करेंगे कि हमारे विकास की योजना क्या होगी। सोशल ऑडिट की व्यवस्था इसमें की गई है और एक कमेटी सरकार बना के उसको मॉनिटरिंग करेगी। 2047 का लक्ष्य जो है विकसित भारत का, हम इसके माध्यम से तय करेंगे। तो हम समझते हैं कि मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं, एनडीए सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जिसने अकाउंटेबिलिटी के साथ पुनः इस योजना को नए सिरे से आगे, मनरेगा के आगे की योजना, जिसके अंदर जो कमियां थी मनरेगा में जो जो वीक पॉइंट था, वीकनेस को हटाते हुए स्ट्रॉन्ग करते हुए VBG राम जी योजना इस देश को समर्पित करने का काम किया है। मैं देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी को भी धन्यवाद करता हूं कि तुरंत इसको कानून का दस्तखत करके कानून बनाने का काम उन्होंने अपनी ओर से सहमति देते हुए किया है। तो ये अद्भुत योजना है जो निश्चित रूप से 2047 का जो विकसित भारत है उसका जो संकल्प है, उस संकल्प को पूर्ति करने में योजना सहायक सिद्ध होगी। और कई बार मनरेगा के माध्यम से हम लोग MLA हैं, 2 विधायक हमारे बगल में बैठे हुए हैं। कई बार हम लोगों को परेशानी होता था कि एक योजना डुप्लीकेट हो जा रही थी। विधायक जी रोड बना के गए, पता चला बाद में उस रोड में क्या है कि मनरेगा का भी हम लोगों को मालूम ही नहीं चलता था। कई बार उसी रोड को का एक हिस्सा या तो उसका हेड या उसका टेल उठा लिए और चुपचाप उस पर काम हो गया, पैसे चले जाते थे। अब इसको PM गति शक्ति से जोड़ा गया है। डुप्लीकेसी की गुंजाइश ही नहीं होगी। अगर कोई काम PM गति शक्ति का वहां चल रहा होगा, वो इसको मॉनिटर करेगा और जो डुप्लीकेसी होती थी मनरेगा के अंदर उसको 0% करने का, डुप्लीकेसी नहीं होगी इस योजना में। ये सब खासियत है इस योजना का। इसका एक ब्रीफ मैं जिला अध्यक्ष जी को बोलूंगा कि आप सभी साथियों को भी उपलब्ध कराएंगे। आपके पास सब पहुंच गया होगा, मुझे मालूम है। आप सब, दरभंगा जिला है, बुद्धिजीवियों का जिला है, आप सभी लोगों ने इसका अध्ययन किया होगा। लेकिन मैं करवद प्रार्थना ये कर रहा हूं कि इसको छोटे छोटे पार्ट में, पहलू पर इसकी विशेषता क्या है, कैसे ये श्रम को संधारित कर रहा है, ये लेबर के हित का योजना है और ये राष्ट्र हित का योजना है। पहली बार किसी सरकार ने अपने श्रम को अपने राष्ट्र से जोड़ने का काम किया है। श्रमेव जयते के साथ साथ भारत माता की जय हो, ये देश विकसित हो, दोनों में एक गजब का तालमेल करते हुए एक योजना इस राष्ट्र को समर्पित करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं पुनः एक बार दरभंगा जिला के अपने पूरे एनडीए टीम की तरफ से अपने देश के प्रधान यशस्वी प्रधानमंत्री जी समेत सरकार के सभी मंत्री, माननीय इस विभागीय मंत्री आदरणीय शिवराज जी समेत सभी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने राष्ट्रीय हित में इस योजना को VBG राम जी को, इस राष्ट्र को समर्पित किया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों का कोई प्रश्न हो? दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 20 स्थित शहीद परमवीर अब्दुल हमीद चौक का उद्घाटन अत्यंत गरिमामय उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजू माड़ा,
दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन और वार्ड 20 की पार्षद नुसरत परवीन द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर चौक का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर अच्छी संख्या में लोगों की मौजूदगी बनी रही। इस उद्घाटन समारोह में पूर्व पार्षद डब्बू खां, वर्तमान पार्षद राजीव सिंह, राकेश पासवान, रियासत अली, निसार आलम सहित अन्य कई लोग उपस्थित रहे। वहीं खुशरुल हसन, तमन्ना अली, मन्नू डाम, बदरुल खान, फूल हसन, मोहम्मद अजहर सहित सैकड़ों स्थानीय नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लोगों में शहीद के प्रति सम्मान और गर्व की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली। शहीद परमवीर अब्दुल हमीद चौक का सौंदर्यीकरण अत्यंत आकर्षक, सुव्यवस्थित और प्रेरणादायी ढंग से किया गया है। यह संपूर्ण कार्य वार्ड 20 के पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर जमाल हसन की निगरानी और मार्गदर्शन में किया गया, जिसकी सभी उपस्थित लोगों ने खुले दिल से सराहना की। लोगों ने कहा कि चौक का नया स्वरूप न केवल क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि देशभक्ति की भावना को भी मजबूत करता है। इस अवसर पर डॉक्टर जमाल हसन ने अपने संबोधन में कहा कि शहीद परमवीर अब्दुल हमीद ने देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि इस चौक का सौंदर्यीकरण शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि है और हमारा दायित्व है कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रभक्ति के संदेश और शहीद को नमन के साथ हुआ। खुशी और क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही खुशी का और हर्ष उल्लास का एक समझिक हुआ कि जो है 1965 में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, पाकिस्तानी टैंक को उड़ाने का काम उन्होंने किया, उनके बहादुरी को हम लोग सैल्यूट करते हमेशा याद रखेंगे और इनको परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। धन्यवाद। शहर को किसी चौक चौराहा काफी महत्व रखता है। जी, चौक उद्धार हुआ है, कैसा खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है, हम बयान नहीं कर सकते। आपको देख के तो हम खुद चौंक गए हैं और बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं 20 वार्ड की पार्षद को, माननीय पार्षद को, कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है जो इसको देख के लोग आगे भी सीखेंगे। धन्यवाद। हमारा ये अब्दुल हमीद चौक जो है, ये क्रांतिकारी चौक है। इसी क्रांतिकारी से जमाल हसन भी है, नाजिया हसन भी है। तो ये जो सौभाग्य हमारे पूरे दरभंगा शहर के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा एक चौक नहीं, हर चौक चौराहे पे ये हमारे जो सेनानी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो चले गए हैं, कुर्बानियां दी हैं हिंदुस्तान के लिए, ये सौभाग्य की बात है कि उनको जिंदा रखने के लिए ये हमारे माननीय पार्षद की सोच से, हमारी महापौर की साथ से और नगर निगम के सहयोग से ये बना है और ये बहुत खुशी की बात है हम सब को। क्या कहना, ऐसा खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा काम हुआ है। हेलो, अच्छा चीज है ना, हेलो, नया काम हुआ है, ऐसा मेहनत इतना है और अब्दुल हमीद साहब जो एक शहीद थे, देश के लिए शहादत दिया था 1965 में, सिर्फ 32 साल की उम्र में कई पैटर्न टैंकों को नष्ट करते हुए, जबकि उन्हें ये पता था कि उनकी मौत होगी थी और उन्होंने देश को बचाने के लिए शहादत दी। बस उनके नाम पर ये चौक बहुत ही जीर्ण हालत में था, टूटा फूटा था। तो वार्ड 20 की पार्षद नुसरत परवीन ने ये सोचा कि इस चौक को बनाना है। इसमें हम लोगों ने नगर निगम में दिया कि इसको बनाना है, तो महापौर महोदय और नगर निगम के सहयोग से ये चौक बनाया है, जिसमें एक शहादत उनको हम लोग दे रहे हैं। इस चौक को उस तरह से शहीद जो हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया इस चौक को बनाकर हम लोग। क्या नाम दिया चौक का? शहीद परमवीर अब्दुल हमीद चौक, क्योंकि अब्दुल हमीद साहब को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था, इसीलिए शहीद परमवीर अब्दुल हमीद चौक के नाम से इस चौक को मतलब जो है हमने नाम दिया है। और आने वाला जो बच्चा है उसके बारे में, उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि लोग ये जाने कि अब्दुल हमीद साहब थे कौन, उन्होंने देश के लिए क्या किया, इसलिए इस बारे में उनके लिखा हुआ है कि उनकी क्या जीवनी है, वो एक शॉर्ट फॉर्म में उनके बारे में। अब्दुल हमीद चौक का नाम जो यहाँ पर रखे हैं, इसका नियर क्या है? नियर ये आपको वार्ड 20 का एरिया में पड़ता है। नियर पब्लिक स्कूल हो गया, नियर पब्लिक स्कूल, पानी टंकी, ये सब नियर में है। टावर जाने वाले रास्ते भगत सिंह चौक से पहले परमवीर अब्दुल हमीद चौक। अपना परिचय? डॉक्टर जमाल हसन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में 10 से 13 जनवरी के बीच विश्वविद्यालय की पीजी एथलेटिक्स एवं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम WIT के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल प्रतियोगिता 2025-26 अनंतनाद का उद्घाटन समारोह विश्वविद्यालय परिसर स्थित जुबली हॉल में आयोजित किया गया।
शनिवार को, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, वित्तीय सलाहकार इंद्र कुमार, संघाध्यक्ष प्रोफेसर एच.के. सिंह, प्रोफेसर मंजू राय, प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या, प्रोफेसर शशि भूषण राय, दिल्ली से पधारे जूरी के सदस्य देवेंद्र वर्मा, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, WIT निदेशक सह आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय नाथ झा, खेल पदाधिकारी डॉक्टर अमृत कुमार झा और PG एथलेटिक्स के अध्यक्ष सह आयोजन सचिव डॉक्टर प्रियंका राय, विभागीय अध्यक्ष, प्रधानाचार्य, शिक्षक, पदाधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक, विभिन्न कॉलेज के टोली प्रबंधक और प्रतिभागी छात्र छात्राओं से 150 से अधिक व्यक्ति उपस्थित थे। अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने प्रतिभागियों को शुभकामना देते हुए कहा कि इस महोत्सव से छात्र छात्राओं की प्रतिभा में निखार आएगा। शिक्षक छात्रों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते हैं ताकि वे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। यद्यपि आगे बढ़ाने में हमारे छात्रों के सामने समस्याएं भी आती है, तो फिर भी वे उनसे बिना घबराए पूरे आत्मविश्वास और मार्गदर्शन प्राप्त कर अवश्य ही आगे बढ़ते रहेंगे। कुलपति ने शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों एवं छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय परिवार का अंग बताते हुए कहा कि इस समारोह में आयोजक निष्पक्ष भाव से छात्र छात्राओं की प्रतिभाओं को परखकर उनमें और निखार लाएंगे। आयोजित कार्यक्रम के मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि युवा अपने जज्बे, क्षमता और ऊर्जा के साथ निर्माण कार्य एवं परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। ये हमारे देश के कर्णधार एवं भविष्य हैं, जिनके कंधों पर राष्ट्र के विकास का भार है। इनके शारीरिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के लिए पढ़ाई, खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं इसी विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई एवं PhD की डिग्री प्राप्त की है। हम चाहते हैं कि पढ़ाई, संगीत, खेलकूद, योग सहित अपने सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में यहाँ के छात्र छात्राएं देश दुनिया में आगे बढ़े और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक सफल हो। युवा का मतलब है कि जोश, जज्बात, ऊर्जा और कुछ कर गुजरने की तमन्ना का नाम युवा होता है। युवा मतलब निर्माण की क्षमता, युवा मतलब बदलाव की ताकत और युवा मतलब असंभव को संभव कर दिखाने की ताकत। युवा मतलब देश, समाज, मानवता, परिवार, प्रकृति को मजबूती देना, सुरक्षित व विकसित करने की मशीनरी, यानी कि जहां युवा महोत्सव है, जिसमें अनंतनाद का शीर्षक तय किया गया है और जिसका अर्थ होता है वह आवाज कोई अंत नहीं, वह आवाज जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसे कोई रोक नहीं सके, जिसे कोई समाप्त नहीं कर सके और अनंतनाद मानसिक, आंतरिक व आत्मिक शक्ति को श्रेष्ठ दिलाने की क्षमता रखता है। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट एथलेटिक्स की ओर से आप सभी युवाओं को योग, उत्थान आदि क्षेत्रों में श्रेष्ठतम उपलब्धि कैसे हासिल हो सकती है, इसीलिए ये कार्यक्रम यहाँ पर तय किया गया। महोदय, सामने बैठे डिफरेंट कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, डीन, PG हेड्स, ये सभी का दायित्व बन जाता है कि बीइंग ए स्टेक होल्डर आप अपने दूसरे स्टेक होल्डर का कैसे प्रतिभा का आकलन आप करेंगे। हम जानते हैं कि टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स ये सभी स्टेक होल्डर होते हैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब चूँकि हम भारतीय संस्कृति के अनुसार शिक्षक का सर्वोच्च स्थान होता है,
तो वो तलाशता है अपने छात्रों में छिपी हुई प्रतिभा। तो इस अवसर पर हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं, चाहे वो कमेटी में हो चाहे नहीं हो, लेकिन अपने बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रतिभा अधिक से अधिक आए, यहाँ से वो राज्य स्तर पर आए, राज्य स्तर से वो नेशनल लेवल पर आ रही है। काफी पंचम लहरा चुका है। रिसेंटली क्रिकेट में देखा, वॉलीबॉल में देखा, तो ये बड़ी ही अच्छे लक्षण हैं। आप जो आगे बढ़ेंगे तो कई बड़ी बड़ी समस्याएं भी आपके सामने आएंगी। लेट पुलिंग स्टार्ट होगा, आप सभी उससे को बचना है, फिर भी आगे बढ़ना है, उसमें उलझ के नहीं रहना है। यही प्रतिभा आकलन का सबसे बड़ा आयाम है। इन्हीं बातों के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये यूथ फेस्टिवल का इवेंट्स अच्छा हो, आप अच्छे माहौल में ये इवेंट कराएं और जो सर्वोत्तम हो उसके खोजने में आप इम्पार्शियल होकर सफल हो। धन्यवाद। शनिवार को स्टेशन रोड दुकानदार संघ दरभंगा के बैनर तले संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ पुट्टू मिश्रा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। स्थानीय दुकानदारों के साथ हुई बैठक में आगामी 12 जनवरी को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत प्रमंडलीय मुख्यालय के समक्ष धरना स्थल पर आयोजित शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को लेकर और धरना कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति पर दुकानदारों के साथ विचार विमर्श किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि दरभंगा स्टेशन से एकमी तक निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड निर्माण योजना का हम स्वागत करते हुए बस इसमें समुचित संशोधित करते हुए स्टेशन से उत्तर पश्चिम होते हुए निर्माण का कार्य योजना बनाने की मांग जिला प्रशासन और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से की गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए संघ के मुख्य संरक्षण सह हम श्रमिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. दत्ता ने कहा कि दरभंगा के सर्वांगीण विकास के मद्देनजर एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट निर्माण कार्य योजना को शुरू करने से पहले संवैधानिक पहलुओं पर जिला प्रशासन को स्थानीय दुकानदारों के साथ सामूहिक रूप से रणनीति बनानी चाहिए ताकि किसी के भौतिक अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार का उल्लंघन न हो सके। बैठक को संबोधित करते हुए एकटू नेता कामरेड निरंजन सिंह ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार और सरकार के संकल्प पत्र के आलोक में सबसे पहले एलिवेटेड रोड निर्माण से पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था और जीवोपार्जन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दरभंगा स्टेशन से उत्तर दिशा से पश्चिम दिशा में खाली जगह का उपयोग एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए होना चाहिए ताकि कम से कम मानवीय क्षति हो सके। संघ के सचिव कारीगामी ने कहा, बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना यदि जबरन विकास के नाम पर विस्थापित किया गया तो हम एकजुट होकर जन आंदोलन और तेज करेंगे और कानूनी संघर्ष भी तेज किया जाएगा। आयोजित बैठक में सैकड़ों की संख्या में दुकानदारों ने भाग लिया और अपनी बातों को रखते हुए 12 जनवरी को अधिक से अधिक संख्या में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लेकर सफल बनाने का संघ के द्वारा आह्वान किया कि हमें अपने हक और अधिकार के लिए एकजुट के साथ संघर्ष करना होगा। बैठक को संबोधित करने वालों में देवेंद्र गुप्ता, हरिशंकर गुप्ता, चंदन गुप्ता, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद इफ्तिखार, मोहम्मद नौशाद, मनोज कुमार, हरिनारायण गुप्ता, रामचंद्र गुप्ता सहित अन्य दरभंगा स्टेशन रोड दुकानदारगण बैठक में मौजूद रहे। केंद्र सरकार का जो योजना है दरभंगा के सर्वांगीण विकास का, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन सर्वांगीण विकास के नाम पर, एलिवेटेड रोड के नाम पर महज बजाई आइए और यहाँ आज 153 साल से
इस दरभंगा स्टेशन का इतिहास तो है 153 साल पुरानी इतिहास है। एक का मार्केट रखे हुए और एक का मार्केट रहा। हमने कहने का मतलब सबसे पहले आप ही देखिए कि एलिवेटर रोड, इसको तो हम अपने संगठन को, कार्यकर्ता, दुकानदार भाइयों को और कानून पुलिस पर तैयार करके बताएंगे कि नक्शा कहाँ से उठा था, रोड कहाँ से बनने वाला था और कहाँ से बाजार करके अपने रोजी रोटी बचाने के काम से आप तो 100 दुकानदार के पेट पर जवाब पहुँचाने का काम नहीं किए हैं। लेकिन वह नहीं चलेगा, ये बेईमानी नीति नहीं चलेगा। 100 गरीब जो है तो गुजरेगा। इसके लिए हम लोग का अगर जरूरत है डीएम तक 12 तारीख को हमने धरना देने जा रहे हैं। अगर वहाँ नहीं मानेगा तो पटना में जाकर के हम लोग धरना गिराएंगे। वहाँ से भी नहीं होगा तो जंतर मंतर दिल्ली में जाकर के हम लोग 10 आदमी से जो आएंगे, लेकिन वहाँ तक नरेंद्र मोदी तक ले 100 दुकानदार जो है तो जाकर के हम लोग अपने रोजी रोटी बाल बच्चा के लिए वहाँ तक लड़ने का काम हम लोग करेंगे। आपके वजूद की लड़ाई है, आपकी पहचान की लड़ाई है। आप 70, 75, 100 वर्षों से यहाँ रहते आ रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं तो आपकी एक पहचान है कि स्टेशन रोड में हमारी दुकान है या मकान है। उसी के आधार पर आपकी पहचान आपके सगे संबंधियों से लेकर के और विभिन्न जगहों पर है। यह लड़ाई आपको कमज़ोर लड़ाई नहीं है और इस संघर्ष को आपको आगे तक लेकर के जाना होगा। हमें जैसे अपना अंदाज लग रहा है कि आप लोगों को बिना सड़क पर उतरे या बिना संघर्ष किए आप लोगों को किसी तरह की कोई उपलब्धि हासिल होने वाली नहीं है। हम आपको बताते चलें कि आपका यूनियन दिनों दिन कमज़ोर होता चला गया है और दुकानदारों में एक तरह की निष्क्रियता बनी। आगामी 12 तारीख को मेरा धरना कलेक्ट्रेट में होने जा रहा है, कमिश्नर के ऑफिस से। उनको हम अपना मांग पत्र सौंपेंगे। कल दरभंगा स्टेशन रोड है, गेट नंबर 2 से धरना स्थल की ओर प्रोसेसन के रूप में हम सब दुकानदार संघ के सदस्य पाँव पैदल दोनार, अललपट्टी, बेता होते हुए धरना स्थल पर पहुंचेंगे। वहां 1 दिवसीय धरना देंगे और प्रशासन के लोगों से मांग करेंगे कि हमारे पास आए, हमको आमंत्रित करें। हम संबंधित पदाधिकारी के पास अपने मांगों को रखते, सारा चीज़ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। ज्ञापन भी देंगे, संबंधित पदाधिकारी को हम ज्ञापन भी देंगे। शैलेंद्र कुमार मिश्रा और पुट्टू मिश्रा, स्टेशन रोड दुकानदार संघ के अध्यक्ष। दरभंगा जिला दिव्यांग संघ के जिलाध्यक्ष अमरनाथ नायक ने नेतृत्व में दिव्यांग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा और दिव्यांग संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हरदेव प्रसाद के दरभंगा पहुंचने पर लहरिया स्थित सर्किट हाउस में संघ के जिलाध्यक्ष अमरनाथ नायक और सचिव आमिर हुसैन ने अतिथियों का मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर और माला पहनाकर और बुके देकर स्वागत किया। दिव्यांग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा ने कहा, वर्ष 2016 से लागू एक्ट है, हमारा दिव्यांग संघ कार्य कर रहा है। हम मांग करते हैं कि सरकार से दिव्यांगजन के विकास के लिए इस एक्ट को धरातल पर लागू किया जाए और जो हक और अधिकार दिव्यांगजनों के लिए है उसे दिव्यांगजनों के बीच उपलब्ध कराई जाए। राष्ट्रीय दिव्यांग कार्यकारी अध्यक्ष हरदेव प्रसाद ने कहा, नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर हम बधाई देते हैं और राज्य सरकार से अपील करते हैं कि हम दिव्यांगों के लिए दिव्यांगता पेंशन 3000 होनी चाहिए, उन्हें रोजगार मिले और सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण के आधार पर प्राथमिकता मिले। 40% दिव्यांग वाले दिव्यांगजनों को भी बैटरी ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जाए। जिला अध्यक्ष अमरनाथ नायक ने कहा, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर यहाँ के दिव्यांगों की समस्याओं को रखा है। दिव्यांगों के लिए पूर्व में बने डीएमसीएच के गायनिक वार्ड के निकट मुख्य सड़क पर विकलांग वाले भवन जो दिव्यांगों के लिए बनाई गई थी, जिसे कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है। उन्होंने बताया, इस संबंध में हमने डीएमसीएच के अधीक्षक से बात की है। इस भवन को खाली कराकर दिव्यांगों के भलाई के लिए दिव्यांग संघ के जिला अध्यक्ष अमरनाथ नायक को सौंपने का आग्रह किया गया। अधीक्षक ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि जल्द इस पर काम किया जाएगा। वहीं दरभंगा रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था जिससे उन्हें आने जाने में किसी तरह की दिक्कत न हो, उसकी मांग की गई है। साथ ही साथ दरभंगा नगर निगम के द्वारा बने शौचालय जो काफी ऊंचे बनाए गए हैं, उसे इस तरह से
बना दिया जाए जिससे दिव्यांगों को चढ़ने उतरने में आसानी हो सके।